वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इंग्लिश विद आदर्श चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वह है टेंसेस। आज हम टेंसेस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिसे पूरा करने में महीने लग जाते हैं, उस टॉपिक को आज हम कुछ मिनटों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। आज हम उस हर प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे जो टेंसेस के अंदर सामान्यतः विद्यार्थी को होती है, और उस हर प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। और ताकि आज के बाद कभी भी टेंसेस से किसी भी प्रकार का वाक्य, टेंसेस से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। यदि आप इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं तो भी आपको टेंसेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना देरी किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टेंसेस पे कि टेंसेस होता क्या है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टेंस की कि टेंस क्या होता है। तो हम यदि बात करें टेंस की, तो टेंस को कहा जाता है काल। काल यानी कि एक तरह से समय। जो टेंसेस है उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, यानी कि पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, दूसरा जो आता है उसे हम कहते हैं पास्ट, और तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। सीधी सी बात है, यदि आप समय को बांटना चाहो तो आप टाइम यानी समय को 3 ही भागों में बांट सकते हो। एक तो ऐसा समय जो आपका बीत चुका है, व्यतीत हो गया है। एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है। एक ऐसा समय जो आएगा, आपको नहीं पता कि कैसा आएगा। तो ये 3 प्रकार से समय को बांटा जाता है। उसी प्रकार हमने टेंस को यानी काल को, समय को 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। इनको फर्दर 4-4 भागों में बांटा जाता है। एक सिंपल के अंदर, एक कंटिन्यूस के अंदर, एक परफेक्ट के अंदर और एक परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि इन्हें फर्दर 3-4 भागों में बांटा जाता है। वैसे ही फिर आगे प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, पास्ट सिंपल हो जाता है, फ्यूचर सिंपल हो जाता है। तो इनकी हम डिटेल एनालिसिस आज करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो पहले तो हम ये जानें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। तो आपको पता है कि हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है, यानी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी के अंत में ता है, ती है, दे हो, दिए हो, तो वह प्रेजेंट सिंपल होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं रोज़ाना खाना खाता हूँ, मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें ता है, ती है, ते है आते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। अगर अच्छे से बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रेजेंट सिंपल को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे परिभाषित करोगे। तो ऐसा कार्य जो नियमित होता हो, ऐसा कार्य जिसके होने के चांसेस जो है वो नियंत्र हो, निरंतर हो, नियमित हो, नियमित हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम नियमित रूप से विद्यालय जाता है, भूतकाल में भी गया था, अभी भी जाता है और आगे भी जाएगा। तो वह कार्य रोजाना होने वाला है, नियमित होने वाला है, तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। कुछ हैबिचुअल एक्शन जो आते हैं, आदतन क्रियाएं जिन्हें बोलते हैं, वे भी प्रेजेंट सिंपल में आती है। कुछ साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य जिन्हें हम कहते हैं, वे भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, वे भी प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। अगर कोई कहे कि वह हमेशा सत्य बोलता है, तो वह उसकी एक हैबिचुअल एक्शन हो गई, तो आदतन क्रिया प्रेजेंट सिंपल में। यदि कोई कहे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, तो वह भी एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। सॉरी, वह एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, तो वह भी प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो साइंटिफिक फैक्ट हुए, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, या नियमित रूप से होने वाला कार्य हुआ, ये सभी किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल। ये तो हमने चर्चा की प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। अब हम चर्चा करेंगे इस प्रकार के वाक्यों में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है और क्या मेन वर्ब आती है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनेटिव 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, और क्वेश्चनेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो जो पॉजिटिव वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट दिया होता है और उसके साथ वर्ब जो दी हुई होती है, यानी उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। एस या ई एस कब लगाते हैं, यदि आपका दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उस वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाओगे।
यदि आपका वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप उसके साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं करोगे। यानी आपका जब भी सब्जेक्ट एक वचन दिया हो तभी आप वर्ब के साथ किसका प्रयोग करोगे, एस या ईएस का। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ये पहली शर्त हुई। अब एस का प्रयोग कब किया जाता है और ईएस का कब किया जाता है? यदि दी गई वर्ब के अंत में, यानी कोई भी जो वर्ब दी गई है उसके अंतिम जो अल्फाबेट है वो एस एच, सी एच, एक्स, ओ इत्यादि हो तो उनके अंत में ई एस का प्रयोग किया जाता है, और यदि ये अल्फाबेट नहीं हो तो एस का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः देख लीजिएगा। यदि किसी वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, एक्स, ओ इस प्रकार से कुछ दिया हो तो उसके अंत में हम ई एस का प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है आई ईट, तो आई सब्जेक्ट जो है वो एक तरह से प्लूरल होता है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, तो सिर्फ क्या किया गया, ईट। सी भी एक तरह से वह एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो वर्ब क्या दे रखी है, ईट। ईट के पीछे टी है, अल्फ़ाबेट टी दिया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट यदि एस एच, सी एच, एक्स या ओ दिया होता तो हम क्या लगाते हैं, ई एस। ये नहीं दिया तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। जैसे मैं आपके सामने वर्ब लिख दूं गो, तो इसके पीछे ओ है और सब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो ओ के पीछे क्या लगेगा, ई एस। यदि मैं आपके सामने वर्ब लिखूं WASH वॉश, इसके पीछे एस एच है और आपको यदि इसके पीछे एस या ई एस लगाना है तो आप क्या लगाओगे, ई एस। क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस, जब भी प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा की जाती है तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वह हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। यानी कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव वाक्यों में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डू या डज आता है सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एस या एस नहीं लगाया जाता है। तो आप ये संरचना आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद देखो वाक्य जो ये था उसी में देखो कि मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट ईट, तो सबसे पहले डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो डू का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के साथ और डज का प्रयोग हम करते हैं एक वचन के साथ। समझने का बहुत ही आसान सा तरीका है। एस या ई एस हम कहाँ लगा रहे थे, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, तो यहाँ पे एस या ई एस में से ई एस लगाए, तो जहाँ एक वचन होगा वहाँ डज लगेगा, जहाँ बहुवचन होगा वहाँ पे डू लगेगा। क्लियर है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई डू नॉट ईट टोस्ट, सी डजंट ईट फिश। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन डू बहुवचन के साथ लगता है और डज एक वचन के साथ लगता है। जब हम इसका क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वाले वाक्य में सबसे पहले हम डू और डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ये आप संरचना देख पा रहे हैं। तो यहाँ डू कहाँ लगेंगे, प्रारंभ में लगेंगे। यदि WH वर्ड है तो डू कहाँ लगेगा, WH वर्ड के बाद में लगेगा। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। फिर दूसरे नंबर का जो टेंस आता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे एक टाइप और मैंने दे रखा है एडवांस का। ये जब आपके मैं थोड़ा बहुत टेंस आपको समझा दूंगा तो ये सेकंड वाला मैं समझाने के लिए वापस बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है। एडवांस हम बाद में चर्चा करेंगे। नहीं तो यदि आप अभी करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हो कि इस प्रेजेंट सिंपल में बी की फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है। बी की फॉर्म क्या होती है, बी की जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं वॉज और वर, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बी की चर्चा हो रही है, हैज़ और हैव। तो प्रेजेंट सिंपल में जब भी बी की फॉर्म की हम चर्चा करेंगे तो इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम हंग्री, सी इज इन ए कैफे, तो इस प्रकार से। क्लियर है। पास्ट सिंपल में जब भी बी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हम वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक बाद में और करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का डिफाइन कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रहे हैं या रही है, ये सब दिए हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। यदि मैं आपको एक डेफिनेशन, एक डिफाइन करना चाहूँ परिभाषा के रूप में, तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा कार्य
जो जारी है, जो चल रहा है, तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कार्य चल रहा है। आप पढ़ रहे हैं, ये कार्य चल रहा है। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। बस जा रही है। तो ये जो वाक्य है, ये कार्य चल रहे हैं। उस समय, जिस समय इस वाक्य की चर्चा की जा रही है, उस समय ये कार्य हो रहा है, ये कार्य जारी है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हिंदी में पहचान हमने देखी। इंग्लिश में इनकी पहचान होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिन्यूस को इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं वो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं करेक्ट फॉर्म्स में। जैसे एट दिस टाइम आता है, एट दिस मोमेंट आता है, नाउ आता है। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स जो आते हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं, उसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। इज, एम और आर, इज, एम और आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब आते हैं तो इज का प्रयोग किया जाता है एक वचन के साथ, एम का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, आर का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के साथ। अब देखिएगा, जैसे कोई वाक्य दिया है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के साथ सी दिया है, तो सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। सी इज ईटिंग टोस्ट। और दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का, क्योंकि दे क्या है? बहुवचन। दे आर ईटिंग लंच नाउ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यदि यही वाक्य नकारात्मक हो जाए तो उसमें जो आपके इज, आर, एम दिया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप नोट का प्रयोग करोगे और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करोगे। यानी आपका जो नोट है नकारात्मक वाक्यों में, जो आप नोट का प्रयोग करते हो, वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य प्रयुक्त होगा। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इज, आर, एम, फिर नोट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज नॉट ईटिंग, वी आर नॉट ईटिंग एट होम। तो यहाँ आर के बाद नोट का प्रयोग है, यहाँ इज के बाद है वी, यानी बहुवचन हो गया सब्जेक्ट, तो आर आया। ही एक वचन हो गया तो इज आया। इसी प्रकार जब हम क्वेश्चनेटिव बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले यदि क्वेश्चन बनाए तो इन इज, आर, एम को हम प्रारंभ में लिख देते हैं। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर इज, आर, एम आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, और अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। यहाँ पे आप संरचना इसकी देख पा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो यदि मैं प्रेजेंट परफेक्ट की आपको डेफिनेशन देना चाहूँ तो हिंदी के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार से वाक्य जो आते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, वह घर जा चुका है, वह होमवर्क कर चुका है, सर पढ़ा चुके हैं। तो ये जो शब्द आते हैं हिंदी के अंदर वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका सर हम इंग्लिश में कैसे पहचान करें, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि सो फार, वाई ई टी, येट, जस्ट नाउ, ये जो शब्द आते हैं सामान्यतः, ये जो वर्ड्स आते हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। करेक्ट फॉर्म्स के अंदर टेबल थी, टेबल की पूरा मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिलाया था, वो आप जाके पढ़ सकते हैं, और अगर आपने वीडियो देखा है तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जो हैज़, हैव का प्रयोग होता है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ और हैव। अच्छा, इसकी डेफिनेशन यदि देना चाहें, जैसे हमने उनकी दी कि नियमित होने वाले कार्य, जारी होने वाले कार्य, इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य जो समाप्त हो चुका है, यानी कार्य कंप्लीट हो चुका है, परंतु उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वह अभी भी जारी है। जैसे यदि हम चर्चा करें तो आप में से कोई कहे कि सर मैं खेल चुका हूँ, यानी अब आप खेलना नहीं चाहते क्योंकि आप पहले से उस कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं, खेल चुके हैं। सर मैं पढ़ चुका हूँ, यानी आप उस कार्य को पहले से पढ़ चुके हैं। यदि आपके माताजी आपको शाम को या मॉर्निंग में यदि आपको बोलेगी बेटा चाय पी लो या फिर खाना खा लो, तो आप बोलोगे नहीं मैं खा चुका हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हो कि आपका ये कार्य कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जारी है, इसलिए आप और नहीं करना चाहते। तो ऐसे कार्य जो कंप्लीट हो चुके हैं और जिनका प्रभाव अभी भी जारी है वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर आते हैं। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ और हैव। जहां पे भी हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि एच ए डी, हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है। यानी एच ए एस, हैज़ का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और एच ए वी, हैव का प्रयोग हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आई जो है बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं, तो आई के साथ हैव आया
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आपने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? ईटन का। आगे आप जब देखेंगे, जब नकारात्मक वाक्य करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के मध्य नोट का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ हैव, उनके बाद नोट आया और मेन वर्ब होगी। यहाँ पे लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल एक तरह से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम क्या कह रहे हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो उनके मध्य नोट का प्रयोग किया जाता है। यदि इसका एक क्वेश्चनेटिव बनाया जाए, इंटेरोगेटिव टाइप बनाया जाए, तो यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला आपको बनाना है जिसका उत्तर यस या नो में हो, तो उसमें हमेशा हैज़ हैव से वाक्य का प्रारंभ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। यदि यही WH वर्ड से बनाना हो तो हैज़ हैव से पहले ये देखो ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी आपका WH वर्ड है वह लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहे हैं पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा उन बच्चों तक जिनको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला रहे हैं। आप हमारे लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं टीचर के प्रति। आगे देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? तो पहले हमने चर्चा की प्रेजेंट सिंपल की, फिर हमने चर्चा की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, फिर हमने चर्चा की प्रेजेंट परफेक्ट की। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें देखो दो टेंस के भाव आते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस और एक परफेक्ट। यानी ऐसा कार्य जो जारी है, कुछ निश्चित समय से जारी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कार्य जो है तो जारी, चल तो रहा है, परंतु कुछ निश्चित समय से चल रहा है। तो उस निश्चित समय या उस समय के समूह से चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर या सिंस। यानी ऐसे वाक्य जिनमें फॉर या सिंस दिया हो, साथ ही साथ उनके बाद एक समय दिया हो। फॉर के साथ समय का एक समूह दिया होता है, ग्रुप ऑफ टाइम होता है, और सिंस के साथ डेफिनेट टाइम होता है, निश्चित समय होता है, फिक्स्ड टाइम होता है। तो यदि किसी वाक्य के अंदर FOR फॉर और SINC सिंस का प्रयोग किया गया है तथा उनके साथ में समय दिया गया है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कहलाते हैं। इनके अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, परंतु इनके अंदर एक समय दिया हुआ होता है कि ये कार्य कौन से समय से जारी है, ये इसकी पहचान होती है। अब इस प्रकार के वाक्यों के अंदर हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैज़ हैव के साथ बीन आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैज़ हैव बीन नहीं होता, तो यहाँ पे हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। आई के साथ देखो आई हैव बीन ईटिंग, यहाँ आ गया, ऑल डे आ गया। सर यहाँ पे सिंस और फॉर तो नहीं दिया एग्जाम्पल में, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण पे मैंने इस प्रकार लिखे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो लिखा नहीं है, बाकी सिंस और फॉर आप लिख सकते हो। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये आप देख सकते हैं। यदि आप किसी फिक्स्ड टाइम की बात करते हो, जैसे आप मॉर्निंग से पढ़ रहे हो, सुबह से पढ़ रहे हो, सोमवार से पढ़ रहे हो, तो इन फिक्स्ड टाइम के अंदर आप सिंस का प्रयोग करते हो। 2001 से आप इस घर में रह रहे हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें फिक्स्ड टाइम होता है उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। और जिनमें ग्रुप ऑफ टाइम कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से बीमार बीमार चल रहा हूँ, या फिर मैं 2 दिन से खेलने जा रहा हूँ, या मैं 5 वर्षों से इस घर में रह रहा हूँ, तो इस प्रकार से ये जो समय का ग्रुप हो गया, ग्रुप यानी समूह हो गया, 5 वर्षों से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, तो ये निश्चित टाइम नहीं हो गया, समय का एक ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ टाइम हो गया, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे कार्य जो जारी है लेकिन किसी समय, निश्चित समय से या समय के एक समूह से जारी है, निश्चित समय से या किसी समय के ग्रुप से जारी है, तो उस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं। फिर हम चर्चा करें पास्ट सिंपल की। ये भी एक नियमित होने वाले कार्य थे लेकिन भूतकाल के अंदर, यानी अभी वर्तमान में ये कार्य नहीं हो रहे, लेकिन यदि हम पीछे बीते हुए समय की बात करें तो ये कार्य नियमित होता था। जैसे कि मैं बचपन में खेलता था, तो बचपन में खेलता था तो वो कार्य बचपन में नियमित होता था। ऐसे तो नहीं है कि बचपन में सिर्फ एक ही दिन खेले, आप नियमित रूप से खेलते थे, तो पास्ट सिंपल का बोध करवाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस प्रकार के वाक्यों के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है
और यदि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वापस बोलूंगा मैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट सामान्यतः गलती ये करते हैं कि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं पास्ट टेंस समझ के, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं अब चर्चा करूं आपसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो ऐसे टेंस है जिनके सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, साथ में एस या यस आता है, जबकि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक वाक्यों में, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर उनमें हेल्पिंग वर्ब आती है, प्रेजेंट सिंपल में डू डज आती है और पास्ट सिंपल में डिड आती है। एक और नियम यहाँ पे क्लियर होता है कि डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग ही किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल का सकारात्मक वाक्य है, सर इसकी पहचान इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, वो पिछले वीडियो में हम टेबल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा। यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, इस प्रकार से जो भूतकाल का बोध करवाते हैं उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस को मानते हैं इंग्लिश के अंदर। हिंदी के अंदर हो, था है, थी है, इस प्रकार से आते हैं कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। मतलब पहले होता था, होती थी, होते थे, ता थी, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई एट का प्रयोग हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म एट का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके साथ हम नोट का प्रयोग करते हैं। डिड के साथ हमेशा नोट आता है, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सी डिड नॉट ईट एनीथिंग, दे डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिड है तो दोनों के साथ ही क्या आएगा, डिड ही आएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड जो टाइप होता है उसके अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का करते हैं, फिर वर्ब का करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन यदि डब्ल्यू एच वर्ड हो तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया, उस डब्ल्यू एच वर्ड को आगे ले आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिड यू ईट द चॉकलेट, व्हाट डिड दे ईट फ्रॉम लंच, इस प्रकार से आप वाक्य बनाते हैं। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये पास्ट सिंपल भी का हमने बाद में बात करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं कि इज आर एम आता है प्रेजेंट सिंपल में, वॉज वर आता है पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी ऐसा कार्य जो जारी तो था लेकिन भूतकाल में, बीते हुए समय में। सर कल हमें इसी समय पढ़ा रहे थे, यानी कि कल जो यही टाइम था उस समय आपको सर पढ़ा रहे थे, यानी कि कार्य जारी था लेकिन कल, बीते हुए समय में। 5 दिन पहले इसी समय मैं जयपुर जा रहा था। तो ये आप जा तो रहे थे, कार्य तो जारी था, परंतु 5 दिन पहले था, भूतकाल में था। यानी ऐसा कार्य जो जारी हो लेकिन किस समय हो, भूतकाल में। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के अंदर वॉज और वर आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो आई वॉज ईटिंग, आई के साथ वॉज और वर आप जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। दे प्लूरल है तो दे के साथ वर ईटिंग लंच, तो वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ पे यदि आप नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करोगे तो वॉज वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करोगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि आप हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य प्रश्नवाचक बनाते हो तो सबसे पहले आप वॉज वर्ब को प्रारंभ में लिख दोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य देख सकते हैं आप, वॉज सी ईटिंग एन एप्पल। सबसे पहले आपने वॉज लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आया और क्वेश्चन मार्क आया। यदि यही डब्ल्यू एच वर्ड का वाक्य आप बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप वेयर इन डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, फिर आप सब्जेक्ट का करोगे, फिर मेन वर्ब का करोगे। वीडियोस को आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसे ही आप अध्ययन करते रहिए और वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने का कार्य करें, उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करें जिन्हें इस समय अत्यधिक अध्ययन की या स्टडी की आवश्यकता है, जिन्हें इन टॉपिक के अंदर दिक्कत है, उन बच्चों तक पढ़ाने का कार्य करें। आप अपनी फैमिलीज़ में, आप अपने आसपास में, आप अपने निकट दोस्तों के अंदर जो भी स्टडी करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उन तक अपनी इन वीडियो को शेयर कर सकते हो। और वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास्ट परफेक्ट जो होता है वो ऐसा कार्य जो भूतकाल के अंदर पूरा हो चुका है, यानी मैं खाना खा चुका था,
यानी मैं खाना खा चुका था, यानी आप किसी भूतकाल में या बीते हुए समय में ऐसी चर्चा कर रहे हो जिस समय आपका वो कार्य कंप्लीट हो चुका था। तो ये भूतकाल के अंदर यानी परफेक्ट वर्तमान में चलता है, और पास्ट जो है वो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में चलता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आप देख सकते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सिंगुलर के साथ हैड आएगा या प्लूरल के साथ हैड आएगा। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड आता है। आगे जब आप चलोगे तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाते हो तो हैड प्लस मेन वर्ब के मध्य किसका प्रयोग करोगे? नोट का प्रयोग करोगे। क्वेश्चनिटी जब भी बनाते हो, यदि आप हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले बना रहे हो तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैड प्रयोग करोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड लोगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको क्या लगाना होगा? WH वर्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की यदि हम चर्चा करें तो इसमें हैव बीन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता था वैसे इसमें हैड बीन आता है। तो ये भी एक निश्चित समय से कार्य जारी हो रहा होता है, लेकिन ये भूतकाल के अंदर होता है। यानी ऐसे वाक्य जो हमें ये बताए कि ये कार्य कब था? भूतकाल के अंदर किसी निश्चित समय तक हो रहा था या ग्रुप तक हो रहा था, ग्रुप ऑफ टाइम तक हो रहा था, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बोध करवाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वह हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। और जब हम नेगेटिव करेंगे तो हैड बीन के मध्य नोट लगाते हैं, न कि वर्ब के मध्य। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि हैड के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, बीन और इसके मध्य नहीं किया जाता, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बी भी एक तरह से वर्ब होती है। वर्ब होती है तो जो पहले वर्ब आ रही है बी, उसने इस वर्ब के प्रभाव को कम कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब और बीन के मध्य नोट का प्रयोग किया जाता है। ये नोट डाल के याद रखिएगा आप चीज़, कि जब भी हम कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो उन सब में हम क्या करते हैं? हैड और बीन के मध्य नोट का प्रयोग करते हैं, न कि हम बीन के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चनेटिव जब भी बनाते हैं तो हम हैड को आगे लेके जाते हैं, बीन को वहीं रखते हैं, हैड बीन को साथ लेके नहीं जाते, क्योंकि हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की चर्चा की। फ्यूचर की हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, और काफ़ी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक, अपना डाउट, कोई भी आपको डाउट हो तो वो अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसको क्लियर किया जा सके। और अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो वो आप देखिएगा कि जब भी इज़ आता है या एम आता है या आर या वॉज या वर, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और उसके साथ ING का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हैज़ आता है या हैव आता है या हैड आता है, इन तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जब भी डू आता है, डज आता है या डिड आता है, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल दो ऐसे टेंस है, उनके पॉजिटिव वाक्य है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब भी बीन आ जाए, हैज़, हैव बीन, हैड बीन, तो उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। यह कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे ये आपके दिखा देता हूँ। आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट्स इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे मैं 20 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके पाएँ। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। फ्यूचर टेंस हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और फिर हम इन पे वाक्य करेंगे। पहले मैं करेक्ट फॉर्म को एक तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ। उस करेक्ट फॉर्म में हमने ट्रिक्स पे चर्चा की। आज हमने ग्रामेटिकल चर्चा की, व्याकरणीय रूप से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चर्चा की। तो ये एडवांस रूप में आपको समझाने का प्रयास किया गया। इससे भी अगर बेसिक आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इससे भी बेसिक वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं, जिसमें मैं आपको पूरा विस्तार से यानी बेसिक से पढ़ाऊं। अगर आप इच्छुक हो तो ही उस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर ज़्यादा विद्यार्थी बेसिक से पढ़ने के इच्छुक होंगे तो उन्हें बेसिक से भी पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। धन्यवाद।